हेलो गाइस, लास्ट के 2 वीडियोस में हमने देखा था कि नोड जेएस क्या होता है। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोड जेएस क्यों आपको पढ़ना चाहिए, नोड जेएस में आपको अपना टाइम क्यों देना चाहिए नोड जेएस पढ़ने के लिए, और नोड जेएस एक अच्छा टूल क्यों है एप्लीकेशंस बनाने के लिए। नाउ एज यू केम हियर टू लर्न नोड जेएस, जब भी लोगों को कुछ नया टूल पढ़ना होता है तो नई चीज़ें आज पढ़नी होती हैं आज के टाइम पे, तो वो ज़्यादातर नोड जेएस यूज़ करते हैं। और जो आप देखेंगे कि नोड जेएस बहुत ही हॉट डिमांड में है कंपनीज की, और वो नोड जेएस को ही चूज कर रहे हैं। कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, उबर एंड वॉलमार्ट all using node in production nodes. So node also useful for developers anywhere on the stack. Node developer को कहीं भी help कर सकता है, like in the front end or the back end. Obviously in the back end node is used extensively. सो फ्रंट एंड में डेवलपर्स को कहीं भी काम आ सकता है नोड ऐप को कंपाइल करने के लिए और वेबसाइट को अच्छे तरीके से सर्व करने के लिए। सो ऑब्वियसली इंजीनियर्स तो बैक एंड में नोड का एक्सटेंसिवली यूज़ करते ही हैं, जैसे कि वेब ऐप बनाने के लिए, बैक एंड एपीआईज बनाने के लिए और कमांड लाइन एप्लीकेशंस बनाने के लिए। सो हियर आई हैव अ पिक्चर फॉर यू. So this picture is little blur because I have taken the screenshot while I was learning Node.js. So जब उस टाइम पे हम Node.js की वेबसाइट खोलते थे तो ये, जैसे कि अभी अब अगर आप Node.js की वेबसाइट खोलेंगे nodejs.org तो आपको ये पेज दिखाई देगा जो अभी यहाँ खुला है, और आपको सिर्फ एक ही लाइन यहाँ दिखाई देगी, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। सो इस लाइन को हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिटेल में देखा, इस लाइन के बारे में कि ये लाइन का क्या मतलब है। नाउ जब हम पहले नोड जेएस की वेबसाइट खोलते थे तो इसमें कुछ इस तरह से आता था, ये 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन आता था। अब नोड.जेएस वालों ने हटा दिया है, हालांकि ये अच्छा नहीं किया है क्योंकि इसमें ये बताता है कि नोड.जेएस वर्ड्स क्यों है पढ़ना, और बहुत ही कंसाइजली यहाँ दिया हुआ है 3 लाइन में कि नोड.जेएस इम्पोर्टेंट क्यों है। सो हमने पहली लाइन को देख चुका है, अब बात करते हैं दूसरी लाइन की, और वो है नोड.जेएस यूजेस एन इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल that makes it lightweight and efficient. So सबसे पहले हम यहाँ फोकस करते हैं नॉन ब्लॉकिंग आईओ। सो आईओ जस्ट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। सो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन में परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शंस, तो वहाँ बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। जब भी हमें मशीन से इंटरेक्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उसमें, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में टाइम लगता है। जैसे कि आपको फाइल रीड करना है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लगेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपको टाइम लगता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि नॉन ब्लॉकिंग का आईओ यहाँ मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है कि जब भी, जैसे कि आपको कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे आपने एक रिक्वेस्ट भेजी तो फिर आपको जब तक वेट नहीं करनी पड़ेगी कब वो रिक्वेस्ट जाएगी और कब उसका आउटपुट आएगा, फिर हम नेक्स्ट लाइन को रन करेंगे। तो ये होता है नॉन ब्लॉकिंग कि हमें वेट नहीं करना पड़ता। और जब हम ब्लॉकिंग आईओ मॉडल की बात करते हैं तो उसमें जब तक एक लाइन का आउटपुट नहीं आ जाता तब तक दूसरी लाइन रन नहीं होती। जबकि हमारे पास नोड.जेएस में ये फीचर है कि जैसे कि हमने एक डेटा को एक्सेस किया कि यूज़र 1 का डेटा हमें चाहिए है और उसको रन होने में 2 सेकंड लगते हैं, तो जब तक वो गया है तब तक हम दूसरे और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे कि जब वो जाएगा तो आएगा फिर हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ एक विजुअलाइजेशन के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ ये अभी कोड में आपको ध्यान देने की जरूरत, मतलब कोड आपको अभी समझ में उतना नहीं आएगा क्योंकि नोड.जेएस कोड रिटन है, और यहाँ
यहाँ आपको अभी ये सब नहीं समझना है, यहाँ हम जस्ट देखेंगे ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। तो ये लेफ्ट साइड में मैंने ब्लॉकिंग का स्लाइड बनाया है, ब्लॉकिंग का एग्जाम्पल बनाया है, और राइट साइड में नॉन ब्लॉकिंग। तो अभी आपको कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ये कोड के बारे में कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम कुछ कोड लिख के ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये रिक्वायर कुछ नहीं है, जस्ट एक फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्वायर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो ये गेट यूज़र सिंक फंक्शन है वो एक आईडी पास कर रहा है कि मुझे 1 आईडी वाले यूज़र का डेटा चाहिए। तो यहाँ उसको ये पास कर रहा है, फिर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। फिर ये दूसरे यूज़र की आईडी दे रहा है, तो यहाँ दूसरा यूज़र प्रिंट हो रहा है, और यहाँ हम सम को ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ सम को प्रिंट करा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अभी आपको ये कोड शायद ना समझ में आए, डिफिकल्ट लगे, तो आपको अभी समझने की ज़रूरत है भी नहीं। वो हम आगे सीखेंगे कि ये कैसे लिखते हैं, कैसे वर्क करता है। हमें यहाँ जस्ट नॉन ब्लॉकिंग देखना है, नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है। तो ये जब भी यहाँ यूज़र भेज रहा है रिक्वेस्ट वन यूज़र को लेने के लिए, और यूज़र मिल रहा है और यहाँ प्रिंट हो रहा है, और यहाँ दूसरा यूज़र की आईडी दे रहा है और दूसरा यूज़र मिल रहा है और यहाँ प्रिंट हो रहा है, और यहाँ सम परफॉर्म हो रहा है और सम प्रिंट हो रहा है। नाउ यहाँ आते हैं ब्लॉकिंग वाले एग्जाम्पल में। तो जब भी ये जो हमारा ब्लॉकिंग होता है वो सिंक्रोनस रिक्वेस्ट कहलाती है, और जो नॉन ब्लॉकिंग होता है वो एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कहलाती है। तो जब भी हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें 1 आईडी वाली यूज़र की डेटा चाहिए, तो यहाँ रिक्वेस्ट गया और ये फेच करने गया, इसके लिए इसको पूरे 1 सेकेंड लगे। यू कैन सी माई कर्सर हियर। इसके लिए इसको 1 सेकेंड लगे यूज़र फेच करने के लिए, और इसने 1 सेकेंड लिया और फिर प्रिंट कराया। यूज़र को प्रिंट करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि प्रिंट एक आईओ ऑपरेशन नहीं है, जबकि यूज़र को फेच करना एक आईओ ऑपरेशन है। यहाँ मैंने आपको पूरा कोड इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि डेटाबेस में कैसे जाएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। तो ये सब हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ इसने 1 सेकेंड यूज़र को फेच करने के लिए लिया। जब इसको जब फेच कर रहा है तो अगला यूज़र को वेट करना पड़ रहा है, अगली रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ रहा है कि हम दूसरे यूज़र को फेच करेंगे। तो 1 सेकेंड लिया, 1 सेकेंड के बाद प्रिंट हुआ, फिर दूसरे रिक्वेस्ट गई तो दूसरा यूज़र फेच हुआ, इसने भी 1 सेकेंड लिया क्योंकि यूज़र को फेच करने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ सेकेंड यूज़र प्रिंट हुआ और यहाँ सम प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ प्रिंट होने में टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ आईओ ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो अब इस साइड जाते हैं, राइट साइड में यहाँ हम देखते हैं नॉन ब्लॉकिंग। तो यहाँ इसने यूज़र को फेच करना चालू किया, टाइम इसको भी 1 सेकेंड ही लगना है, लेकिन जब इसने फेच करना चालू किया तो इसको टाइम लग रहा है, तो अगला रिक्वेस्ट वेट नहीं करेगा, ये भी फेच करना चालू कर देगा, और इसको भी टाइम लग रहा है, तो तीसरा ये जो सम वाला लाइन है ये भी वेट नहीं करेगा, ये अपना सम प्रिंट कर देगा। तो यहाँ सम प्रिंट कर दिया। फिर जब तक 1 सेकेंड हुआ तो ये वाला फर्स्ट यूज़र आ गया, और यहाँ से हमने चालू कर दिया था यहाँ से, तो यहाँ से इसने इतना टाइम लिया 1 सेकेंड का समथिंग यहाँ। तो ये जब रिक्वेस्ट लेके आ गया तो यूज़र को प्रिंट कर दिया, और साथ में जो सेकेंड यूज़र भी गया था तो उसने भी 1 सेकेंड का टाइम, जब उसका थोड़ा सा डिले में कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसने यहाँ से स्टार्ट किया था तो उसका यहाँ 1 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा ये टाइम आप इतना ध्यान मत दीजिए, आपको इतना देखना है कि इसने 1 सेकेंड लिया, तो इसका भी यहाँ सेकेंड फिर यूज़र प्रिंट हो गया। तो आप यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ आपको कितना लग रहा है, समथिंग 2 सेकेंड, 2.2 और 2.5 मान लीजिए 2 सेकेंड लग रहा है, और यहाँ आपको 1 सेकेंड लग रहा है। तो आप डिफरेंस बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि जो ब्लॉकिंग प्रोसेस है और नॉन ब्लॉकिंग प्रोसेस है कितना लाइट वेट है, इसमें आपको टाइम डबल लग रहा है। जो सिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, उसमें आपको डबल टाइम लग रहा है, और जो एसिंक्रोनस मतलब नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है उसमें आपको आधा टाइम लग रहा है। इसलिए जो Node.js है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहलाता है, और इसका बहुत ही लोग यूज़ करते हैं। ये फीचर Node.js को बहुत ही अच्छा बनाता है, लाइट वेट बनाता है और इफ़िशियंट बनाता है। नाउ यहाँ पर हम एक बार फिर इस लाइन को पढ़ते हैं।
Node.js uses an event driven। तो नाउ इवेंट ड्रिवन जो है कुछ नहीं है, बस यहाँ जो हमें काम आ रहा है कि ये फंक्शन ये इवेंट परफॉर्म करना है, ये यहाँ ये परफॉर्म करना है, कुछ भी परफॉर्म ऑपरेशंस हो रहा है Node.js में। तो इवेंट ड्रिवन के बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि इवेंट ड्रिवन क्या है, तो इसके लिए आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अपन थर्ड लाइन में आते हैं। Node.js इज पैकेज इकोसिस्टम, NPM is the largest ecosystem of open source libraries in the world। तो जो NPM है, NPM टूल है, वो आपके Node.js के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका था। जब आपने Node.js इंस्टॉल किया था तो NPM टूल आपके सिस्टम में ऑलरेडी उस वक्त इंस्टॉल हो गया था। अगर आपने Node.js इंस्टॉल नहीं किया है तो मैंने उसका वीडियो डाला है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप Node.js को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ NPM उसके साथ इंस्टॉल हो गया था। NPM को हम एक बार खोलते हैं, तो एक बार npmjs.com, तो यहाँ npm साइट npmjs.com मैंने खोला। npmjs में यहाँ आपको शायद स्टार्टिंग में डिफरेंट पेज दिखे क्योंकि मैं ये पहले खोल चुकी हूँ। तो यहाँ npm में आपको बहुत सारी प्री डिफाइंड और पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज, जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन करना है तो आपको पूरा कोड खुद से नहीं लिखना पड़ेगा, आपको बनी बनाई लाइब्रेरी पैकेज मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ पैकेज का नाम लिखना है तो यहाँ आपको मिल जाएगा, तो आपको उसके लिए खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। आपको वेब सर्वर बनाना है तो आपको पैकेज मिल जाएगा, आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो आपको पैकेज मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, बहुत सारी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है NPM इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। सो हम NPM का यूज़ आगे की वीडियोस में देखेंगे, NPM कैसे करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं कि हमारा Node.js का एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा बने। तो यहाँ हमने Node.js की इम्पोर्टेंस देखी कि Node.js आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, Node.js क्यों आपको सीखना चाहिए। Node.js के साथ साथ हम यहाँ डेटाबेस के बारे में भी सीखेंगे। तो डेटाबेस के बारे में सीखेंगे, वेब सर्वर्स क्रिएट करना सीखेंगे खुद के, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इन दी फ्यूचर इस कोर्स में। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।